अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय क्लास। अच्छा स्टूडेंट्स, सेकंड चैप्टर स्टार्ट था वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो वेक्टर्स पे तो काफ़ी बात हो चुकी थी कि वेक्टर्स क्या होते हैं, हम उनको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, और फिर उसके बाद हम इनको ड्रा किस तरह करते हैं। उसके लिए हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी पढ़ा। अब एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, इसके अलावा वेक्टर को रिजॉल्व करना, कंपोनेंट में डिवाइड करना, उसमें जाने से पहले पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से वेक्टर क्या क्या कहलाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है, वो हमारा टॉपिक कौन सा टॉपिक है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर, अब देखिए वेक्टर डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। एक हमारे पास पहला जो टाइप है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारे पास कौन सा है? एक हमारे पास या तो लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, लाइक वेक्टर और या इसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो व्हाट इज लाइक वेक्टर? लाइक वेक्टर, अब आप देखिए कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं जो अमूमन तौर पे क्या होता है कि आप देखिए दो या दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं। टू आर मोर देन टू वेक्टर, मोर देन टू वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं विच हो सेम डायरेक्शन, विच हो सेम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन सेम है तो हम ये कहेंगे कि दीज टू वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? लाइक वेक्टर भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड में और में नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड में और में नॉट इक्वल, मीन्स कि यहाँ पर में और में नॉट इक्वल। मैग्नीट्यूड कभी इक्वल भी हो सकता है और इक्वल भी नहीं हो सकता। तो इससे मुराद ये हुआ कि अब लेट सपोज यहाँ पर आपके पास दो वेक्टर है। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक ए वेक्टर है, और ये हमारे पास क्या दूसरा हमारे पास कौन सा वेक्टर है? बी वेक्टर है। अब देखिए यहाँ पर दोनों वेक्टर का अगर आप देखिए टू आर मोर देन टू वेक्टर, ये तो दो वेक्टर है, आप तीन वेक्टर भी आप ड्रा कर सकते हैं विच हो सेम डायरेक्शन। अब देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड यहाँ पर इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप देखिए लेट सपोज इसकी जगह अगर आप और दो वेक्टर ड्रा कर, लेट सपोज एक वेक्टर सी है, ये हमारे पास सी वेक्टर है, दूसरा हमारे पास डी वेक्टर है। अब देखिए ये हमारे पास दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन सेम डायरेक्शन है। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है, अगर इक्वल न भी हो, अगर सेम डायरेक्शन हो, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? ऐसे वेक्टर को हम लाइक वेक्टर कहते हैं, और इनको हम पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दूसरी बात यह है कि पैरेलल वेक्टर के दरमियान, चूंकि दे आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ पर इनके दरमियान अगर आपके पास दो वेक्टर है या आपके पास तीन वेक्टर है, चार वेक्टर है, जितनी भी वेक्टर है, इन पैरेलल वेक्टर द एंगल शुड बी इक्वल टू जीरो। इनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास 0 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल है। ए और बी के दरमियान एंगल कितना है? जीरो। सी और डी के दरमियान एंगल कितना है? वो भी हमारे पास क्या है? जीरो है। ठीक है, अच्छा सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन सा है? अनलाइक। हमारे पास कौन सा वेक्टर है? अनलाइक, जिसको अमूमन तौर पे अनलाइक, जिसको हम अमूमन तौर पे एंटी पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं, अनलाइक वेक्टर। अब अनलाइक वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं जिसको अमूमन तौर पे हम एंटी पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं? ये ऐसे वेक्टर होते हैं, इससे मुराद है कि यहाँ पर आपके पास ये भी दो या दो से ज्यादा, ये एक नहीं हो सकता। अब यहाँ पर भी टू आर मोर देन टू थे, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि टू आर मोर देन टू वेक्टर, टू आर मोर देन टू वेक्टर। अगर दो दो या दो से ज्यादा वेक्टर विच हो, जो कि हमारे पास क्या होता है? सेम डायरेक्शन नहीं होता बल्कि अपोजिट डायरेक्शन होता है दोनों वेक्टर का। या अगर आपके पास और भी ज्यादा वेक्टर है तो उनकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन होगी। और इसके अलावा मैग्नीट्यूड में और में नॉट इक्वल, मीन्स कि मैग्नीट्यूड इससे हमारे पास, मीन्स कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मैग्नीट्यूड आपके पास इक्वल भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड आपके पास डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसे दो वेक्टर होते हैं या दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं विच आर अपोजिट इन डायरेक्शन। लेट सपोज यहाँ पर आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या है? ये बी वेक्टर है।
तो ये हमारे पास, अब देखिए यहाँ पर ये ए और बी जो है ये आपस में अपोजिट इन डायरेक्शन, मीन्स कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है, अगर एक नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो दूसरा साउथ की तरफ होगा, अगर एक ईस्ट की तरफ है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, वेस्ट की तरफ होगा। अब इस तरह अगर आप देखिए, लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास एक सी वेक्टर है और एक हमारे पास डी वेक्टर है। आप देखिए यहाँ पर आपके पास डी वेक्टर है, तो अब देखिए ए और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था, लेकिन सी और डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका मतलब कि मैग्नीट्यूड पे फर्क, मैग्नीट्यूड से फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड बेशक इक्वल हो या इक्वल ना हो, लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर, अगर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों वेक्टर दे आर अनलाइक वेक्टर एंड दे आर एंटी पैरेलल। अगर ये अनलाइक वेक्टर है तो इनके दरमियान अगर एक का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो दूसरा, अगर एक ईस्ट डायरेक्शन में है तो दूसरा हमारे पास क्या होगा, वेस्ट डायरेक्शन में, तो इनके दरमियान फिर एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसका मतलब कि अनलाइक वेक्टर में जो एंगल होगा वो हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री, हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री एंगल होगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे हमारे पास कौन सा वेक्टर है, इक्वल वेक्टर। ठीक है, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर कौन से वेक्टर होते हैं, इक्वल वेक्टर को हम, अब देखिए इक्वल वेक्टर को हम लाइक वेक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन लाइक वेक्टर को इक्वल वेक्टर आप नहीं कह सकते। अब देखिए यहाँ पर इक्वल वेक्टर में आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स होते हैं, हम कहते हैं कि टू आर मोर देन टू वेक्टर, टू आर मोर देन टू वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर होते हैं, लेकिन विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, सॉरी सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, सेम मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। यह यहाँ पर मैग्नीट्यूड के लिए आप देखिए यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था मैग्नीट्यूड के लिए, लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड के लिए रिस्ट्रिक्शन था। अब देखिए लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर ए है, अब यहाँ पर आपके पास ये दूसरा वेक्टर है, तो अब देखिए दोनों वेक्टर जो है ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है। ठीक है, अब ये एक ए वेक्टर और ये हमारे पास क्या है, बी वेक्टर है, तो अब ए वेक्टर का डायरेक्शन और बी वेक्टर का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन है, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास सेम मैग्नीट्यूड है। अगर ये फोर्स F1 है, लेट्स सपोज ये फोर्स F2 है, अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। इसका मतलब कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। लेकिन हमने लाइक पैरेलल वेक्टर में हमने ये कहा था, लाइक वेक्टर में, कि मैग्नीट्यूड अगर इक्वल भी हो फिर भी लाइक वेक्टर होते हैं। इसका मतलब कि इक्वल वेक्टर हम यूं कह सकते हैं कि ये लाइक वेक्टर भी है, पैरेलल वेक्टर भी है, लेकिन हर एक पैरेलल लाइक वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर नहीं कह सकते। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये दोनों वेक्टर लाइक तो है लेकिन इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या डिफरेंट है। और इसके अलावा चूंकि दे हो सेम डायरेक्शन, चूंकि यहाँ पर सेम डायरेक्शन होते तो इक्वल वेक्टर में जो एंगल होगा, एंगल हमारे पास कितना होगा, एंगल हमारे पास 0 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा तो चूंकि दोनों वेक्टर ए और बी, इनके दरमियान एंगल कितना होगा, वो हमारे पास 0 डिग्री होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद फोर्थ नंबर पे हमारे पास कौन सा वेक्टर होता है, नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर कौन सा वेक्टर होता है, नल वेक्टर हमारे पास वो वेक्टर होता है विच हैव जीरो मैग्नीट्यूड, मीन्स के ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, मीन्स के यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड जीरो होता है एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, नल वेक्टर। अब देखिए लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास अगर एक ए वेक्टर है, तो यहाँ पर अगर आपके पास इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है -a। ठीक है, तो जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। और जो नल वेक्टर होगा, नल वेक्टर को हम यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, इसके ऊपर आप वेक्टर एरो आपने लाजमी डालना है। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप यहाँ पर आप इसके ऊपर वेक्टर आपने लाजमी डालना है। लेकिन अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको मॉडुलस में एनक्लोज करते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड जीरो होगा। अब देखिए यहाँ पर जब रिजल्टेंट आएगा तो ये उसका मैग्नीट्यूड है, इसके ऊपर आपने एरो नहीं डालना। ठीक है, यहाँ पर आप एरो डाल दें क्योंकि ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है और ये उसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर हम वेक्टर नहीं डालते। ठीक है, तो नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है विच को जीरो मैग्नीट्यूड, मींस के जीरो मैग्नीट्यूड होता है इन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर को हम
नल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारे पास कौन सा है? फिफ्थ नंबर पे हमारे पास कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। कोप्लेनर कोप्लेनर वेक्टर। अब कोप्लेनर वेक्टर हमारे पास क्या है? कोप्लेनर वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं विच आर को मीन्स सेम, को मीन्स सेम। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर जिस तरह नाम से जाहिर है को मीन्स सेम प्लेन, यहाँ पर ऐसे वेक्टर जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। अब देखिए जिस तरह मैंने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने आपको पढ़ाया कि आपके पास एक्स वाई प्लेन है, टू डायमेंशनल प्लेन है। अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई जी स्पेस है। तो अब देखिए उसमें मैंने प्लेन पे काफ़ी सारे बात की थी कि अगर एक वेक्टर, अगर दो दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं? ऐसे वेक्टर को हम कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोप्लेनर वेक्टर हमारे पास कौन से वेक्टर होते हैं? विच आर लाइज इन सेम प्लेन। हमारे पास कौन से प्लेन में लाई करते हैं? लाइज इन सेम प्लेन। हमारे पास सेम प्लेन्स में लाई करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास एक वेक्टर दूसरे एक प्लेन में है, दूसरा वेक्टर दूसरे प्लेन में है, तो फिर तब जाके हम इसको कोप्लेनर वेक्टर हम नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सिक्स नंबर पे हमारे पास है वो हमारे पास क्या कहलाता है? इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनिट वेक्टर, अब देखिए अगर यूनिट वेक्टर देखे, पहले भी मैंने इस पे काफ़ी सारे बात की थी कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। वो वेक्टर होते हैं जो कि हम क्या करते हैं? विच स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है? यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं विच की मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड किसकी इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होता है। इक्वल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। और इसके अलावा यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं विच स्पेसिफाई, जो क्या करते हैं? स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ गिवन डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। जो गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को क्या करता है? गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को स्पेसिफाई करता है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। और इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है? इक्वल टू 1 होता है। जिस तरह अमूमन तौर पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें जो सेकंड ईयर जो मैंने टॉपिक पढ़ा था कूलम लॉ, उसमें मैंने फोर्स, चूंकि वहाँ पर कूलम्बिक फोर्स जो था वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो उसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए लास्ट में इक्वेशन में मैंने आर यूनिट वेक्टर मैंने लगाया था। तो आप देखिए यूनिट वेक्टर, आप देखिए यूनिट वेक्टर जब भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं? केप ऑन अबव इट्स हेड उसकी हेड के ऊपर हम क्या करते हैं? केप डालते हैं। जिस तरह हमारे पास अब देखिए आई यूनिट वेक्टर होता है, इसके अलावा जे यूनिट वेक्टर होता है, इसके अलावा के यूनिट वेक्टर होता है, इसके अलावा एन यूनिट वेक्टर होता है, इसके अलावा आर यूनिट वेक्टर। तो ये डिफरेंट यूनिट वेक्टर है और इनकी जो मैग्नीट्यूड होती है, मैग्नीट्यूड हमारे पास किसकी इक्वल होती है? वो 1 के बराबर होता है। अगर आप देखो लेट्स सपोज कोई भी वेक्टर, आप देखिए अगर आपके पास ए यूनिट वेक्टर है, इंग्लिश अल्फाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऊपर हम क्या करते हैं? केप डालते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आप देखिए यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर आप देखिए कोई भी वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, अगर आप देखिए एक वेक्टर, अगर आप लेट्स सपोज ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का अगर आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर साथ में यूनिट वेक्टर लगाते हैं। ये हमारे पास वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर का मैग्नीट्यूड और यहाँ पर हमारे पास क्या है? यूनिट वेक्टर। तो इससे मुराद ये हुआ कि यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर किसके बराबर है? वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट फार्मूला एक यूनिट वेक्टर का। जब आप देखिए यूनिट वेक्टर को हम किस तरह लिखते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। और इसके अलावा जो आई जे के यूनिट वेक्टर है, अमूमन तौर पे इससे पहले जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने पढ़ा कि वहाँ पर हमारे पास एक प्लेन होता है, एक स्पेस होता है। स्पेस में हमारे पास क्या होता है? एक्स वाई जी होता है। और जो एक्स वाई जी है, एक्स, अब देखिए यहाँ पर अगर आपको लेट सपोज ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास z है। अगर एक वेक्टर लाई करते अलोंग x एक्सिस पे, तो उसके साथ हम क्या करते हैं? यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर लगाते हैं। अगर एक वेक्टर लाई करते अलोंग y एक्सिस पे, तो यहाँ पर हम इसके साथ j यूनिट वेक्टर लगाते हैं। अगर एक वेक्टर लाई करते अलोंग z एक्सिस पे, तो इसके साथ हम कौन से वेक्टर लगाते हैं? यूनिट वेक्टर k लगाते हैं। मीन्स के अगर एक वेक्टर अलोंग x एक्सिस पे लाई करता है तो फिर तब जाके हम इसके साथ आई यूनिट वेक्टर हम
लेकिन अगर एक वेक्टर y एक्सिस पे लाई करते तो उसके साथ हम j यूनिट वेक्टर लगाते हैं। अगर एक वेक्टर k z एक्सिस पे लाई करते हैं तो उसके साथ हम k यूनिट वेक्टर लगाते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास एक वेक्टर यहाँ पर लाई करता है, ठीक है, प्लेन में लाई करते हैं, एक्स वाई प्लेन में लाई करते, लेट सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट तो होगा, पॉइंट लेट सपोज एक्स वाई पॉइंट होगा, ठीक है। अब इसी वेक्टर को आप देखिए, लेट सपोज अगर ये एक ए वेक्टर है तो इसी वेक्टर को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर चूंकि एक्स वाई प्लेन में है तो उसका डायरेक्ट, अब देखिए यहाँ पर कुछ डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस पे होगा, कुछ डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस पे होगा, तो हम एक्स एक्सिस के साथ आई यूनिट वेक्टर लगाते हैं, प्लस वाई एक्सिस के साथ हम क्या लगाते हैं, जे यूनिट वेक्टर लगाते हैं। तो हम इसी तरह फिर इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वेक्टर स्पेस में लाई करते हैं तो फिर एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस जेड के यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगर आप एन यूनिट वेक्टर देख लें, एन यूनिट वेक्टर जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो उसके आप देखिए हमेशा एक सरफेस को, हमेशा जब हम डायरेक्शन उसका लेते हैं तो हम उसकी नॉर्मल अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन हम लेते हैं तो उसके साथ हम एन यूनिट वेक्टर लगाते हैं। इसके अलावा आर यूनिट वेक्टर अमूमन तौर पे हम जब आर वेक्टर हम पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करते हैं या कोई वेक्टर कैलकुलेट, कोई भी फोर्स वगैरह, तो हम अमूमन तौर पे आर यूनिट वेक्टर वहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंट यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मैंने सिर्फ आपको शॉर्टकट ये बताया कि यूनिट वेक्टर हमारे पास ऐसे वेक्टर होते हैं विच सेम मींस की सॉरी विच स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर बट इट्स मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अच्छा, इसके बाद 7 नंबर पे हमारे पास कौन सा वेक्टर है, 7 नंबर पे हमारे पास पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, पोजीशन वेक्टर हमारे पास बेसिकली क्या करता है, विच यहाँ पर एक ऐसे पॉइंट को मीन्स कि यहाँ पर पोजीशन मीन्स कि यहाँ पर क्या कर, पोजीशन वेक्टर विच गिव द पॉइंट, या आपको पॉइंट बता रहा है, मीन्स कि एक पॉइंट आपको स्पेसिफाई करता है विद सम रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट। आप देखिए अगर एक पॉइंट प्लेन में लाई करता है या अगर आपके पास एक पॉइंट अगर स्पेस में लाई करता है तो फिर तब जाके उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं। मीन्स कि पोजीशन वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, जो कि क्या देता है, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद सम रेफरेंस पॉइंट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद सम रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऑरिजिन होता है, ठीक है। अब देखिए अगर आपके पास लेट सपोज यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पर एक्स वाई प्लेन ये उसका ऑरिजिन है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 0 ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट लाई करते हैं, ठीक है, पॉइंट एक्स वाई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अब देखिए यहाँ पर ऑरिजिन से मिला के ये हमारे पास इस ऑरिजिन, ये ऑरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट है, तो इस पॉइंट की हमने पोजीशन फाइंड आउट की विद सम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, आपके पास ऑरिजिन है, तो इसको हम किस रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। मींस की पोजीशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर वेक्टर। अगर ये वेक्टर प्लेन में लाई करते हैं तो आर वेक्टर हमारे पास इक्वल होगा, आप देखिए यहाँ पर इसके साथ एक्स एक्स आई यूनिट वेक्टर भी होगा और साथ साथ वाई हमारे पास क्या होगा, जे यूनिट वेक्टर भी होगा। अब देखिए अगर एक वेक्टर है, अब देखिए लेट सपोज यहाँ पर अगर आपके पास, मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर आपके पास एक्स वाई के बजाय आपके पास वाई जेड प्लेन है, या आपके पास 3 डायमेंशनल, आप देखिए लेट सपोज ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास क्या है, जेड प्लेन है, ठीक है, सॉरी जेड एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखिए यहाँ पर, अगर मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके पास लेट सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस है, ये जो x और ये y है ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये y और ये z, ये हमारे पास क्या है, ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है। इसके अलावा ये z और ये x, ये हमारे पास एक्स जेड प्लेन है, ठीक है। आपके पास वेक्टर एक्स जेड प्लेन में भी हो सकता है, आपके पास वेक्टर वाई जेड प्लेन में भी हो सकता है, आपके पास वेक्टर जो है वो आपके पास एक्स वाई प्लेन में भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बीच में यहाँ पर भी इस तरह होगा तो फिर एक्स वाई जी स्पेस में होगा, ठीक है, फिर वो प्लेन में नहीं हो सकता। अब देखिए अगर एक वेक्टर लेट सपोज यहाँ पर वाई जेड प्लेन में है या आपके पास एक्स जेड प्लेन में है, तो अब देखिए अगर एक्स जेड यहाँ पर एक पॉइंट लाई करता है, ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट अगर लाई करता है लेकिन एक्स जेड प्लेन में,
तो आपके पास क्या होगा, आर वेक्टर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, एक्स आई यूनिट वेक्टर, और साथ साथ हमारे पास क्या होगा, जेड के यूनिट वेक्टर, और जो वाई होगा, वाई चूंकि यहाँ पर वाई में लाई नहीं करता, सिर्फ एक्स और जेड में लाई करता है। लेकिन अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस में है, स्पेस में मीन्स कि यहाँ पर अगर आपके पास लेट सपोज ये एक्स वाई और ये जी, ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, अब एक वेक्टर यहाँ पे लाई करते हैं, तो अब देखिए इसी वेक्टर को हम एक्स एक्स से भी उसका हम एक्स एक्सिस से भी उसका फासला नापते हैं, इसके अलावा वाई एक्सिस से भी और इसके अलावा जेड एक्सिस से भी। तो यहाँ पर अब उसी वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास एक्स आई यूनिट वेक्टर होगा, वाई जे यूनिट वेक्टर होगा, और साथ साथ जेड के यूनिट वेक्टर होगा। इसके अलावा अब देखिए ये तो पोजीशन वेक्टर है, लेकिन पोजीशन वेक्टर का जब भी आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, अब देखिए लेट्स सपोज अगर ये सिर्फ प्लेन में लाई करता है, एक्स वाई प्लेन में है, तो इसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए ये आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर के साथ एक्स है, तो इसी टर्म का आपने स्क्वायर लेना है प्लस, और ये वाई का स्क्वायर आपने लेना है, और साथ साथ आपने अंडर रूट आपने लेना है। तो ये इस फार्मूले के तहत आप क्या कर सकते हैं, आप पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस में लाई करता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आप देखिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर और साथ साथ वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास आप देखिए एक पोजीशन वेक्टर, हमने ये कहा कि पोजीशन वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद सम रेफरेंस पॉइंट, एक रेफरेंस पॉइंट से किसी भी पॉइंट की पोजीशन आपको बताता है। वो पोजीशन हमारे पास जो होगा वो ऑरिजिन, रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होगा, ऑरिजिन होगा, ठीक है। और ऑरिजिन आपके पास प्लेन से भी हो सकता है, एक स्पेस में भी हो सकता है, और उसी पोजीशन वेक्टर को हम किस तरह लिखते हैं और इसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा अगर एक वेक्टर लेट सपोज यहाँ पर एक ए वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, तो हम यूँ कहते हैं कि वेक्टर ए जो है वो हमारे पास लाई करते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर वेक्टर ए को हम सिर्फ एक्स आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब कि यहाँ पर जो वेक्टर है वो एक लाइन में भी हो सकता है, वन डायमेंशनल भी हो सकता है। वन डायमेंशनल आप देखिए अगर एक वेक्टर लॉन्ग वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, बी वेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ पर बी वेक्टर को जब हम इसको लिखते हैं तो बी वेक्टर ये हमारे पास ऑरिजिन से उसका पोजीशन जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वाई एंड टू जे यूनिट वेक्टर होगा, या अलोंग जेड एक्सिस पर भी हो सकता है। तो ऐसे वेक्टर को वन डायमेंशनल वेक्टर कहते हैं जो कि लाइन में लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टू डायमेंशनल में लाई करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, तो हम फिर इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक वेक्टर थ्री डायमेंशनल में लाई करते हैं तो फिर तब जाके इसको हम क्या कहते हैं, स्पेस कहते हैं, और इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 8 नंबर पे हमारे पास कौन सा है, 8 नंबर पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है वे जॉइनिंग, जो कि क्या करता है, जॉइनिंग टू पॉइंट, जॉइनिंग टू पॉइंट इन अ स्पेस और प्लेन, एक स्पेस में, इन अ स्पेस और इन प्लेन, या तो प्लेन में या हमारे पास स्पेस में जब दो पॉइंट को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। अदर देन ऑरिजिन मींस के ऑरिजिन ही, ऑरिजिन से अगर आप इसको ज्वाइन करें तो फिर अब देखिए पोजीशन वेक्टर फिर बन जाता है। तो अदर देन ऑरिजिन, ऑरिजिन के अलावा बाकी जितनी भी अगर आपके पास प्लेन में या स्पेस में जितनी भी पॉइंट्स हैं, अगर एक वेक्टर दो पॉइंट्स को क्या करते हैं, दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। अब देखिए लेट्स सपोज यहाँ पर आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर है, लेट्स सपोज यहाँ पर पी x1, ये पॉइंट p1 है, x1 y1, और यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है यहाँ पर p2, और यहाँ पर ये x2, और ये हमारे पास क्या होगा, y2 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर मैं एक वेक्टर ड्रा करता हूँ, इस वेक्टर ने
इस पॉइंट P1 और P2 को क्या किया, ज्वाइन किया एक प्लेन के अंदर। अब देखिए अदर देन ऑरिजिन, ऑरिजिन तो ये है, अब ऑरिजिन के साथ उसको हमने ज्वाइन नहीं किया, बल्कि ऑरिजिन के अलावा ज्वाइनिंग टू पॉइंट इन स्पेस और इन प्लेन, या तो प्लेन में होगा या स्पेस में होगा, अदर देन ऑरिजिन, ऑरिजिन के अलावा, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, अब देखिए यहाँ पर लेट सपोज इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं या इसकी डायरेक्शन के लिहाज से अगर आप इसकी इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर एक P1 से लेकर P2 तक जो डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर हम वेक्टर डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम किस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं, x2 से हम क्या करते हैं, x1 को माइनस करते हैं और साथ साथ i यूनिट वेक्टर भी लगाते हैं, प्लस हम y2 से क्या करते हैं, y2 से y1 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर j यूनिट वेक्टर भी हम लगाते हैं, x2 माइनस x1 और इसके अलावा y2 माइनस y1 और साथ साथ j यूनिट वेक्टर। लेकिन अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मॉडुलस में क्लोज करते हैं, और ये x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर और इसके अलावा y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर, जिस तरह हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, तो इस फार्मूले के तहत और साथ साथ स्क्वायर रूट, तो इस फार्मूले के तहत हम क्या कर सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर यही वेक्टर अगर आपके पास क्या करे, अगर एक स्पेस में लाई करे, तो स्पेस में हम इसको किस तरह ड्रा करते हैं। अब देखिए हम इसको स्पेस में ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, x है, और ये हमारे पास y है, और ये हमारे पास क्या z है। अब स्पेस में एक पॉइंट है, लेट्स सपोज यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर अगर ये स्पेस, लेट्स सपोज ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है, और ये हमारे पास z है, एक वेक्टर यहाँ पर लाई करते, ठीक है। तो एलांग x एक्सिस से भी हम इसको देखेंगे, एलांग y एक्सिस से भी हम इसको देखेंगे, और साथ साथ एलांग z एक्सिस से भी हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट P1 लाई करता है, x1 y1 और साथ साथ z1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है P2 और यहाँ पर x2, ये y2 और इसके अलावा z2। तो अब देखिए इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, जो कि स्पेस या प्लेन में दो पॉइंट्स को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं अदर देन ऑरिजिन। अब देखिए यहाँ पर इनको हम किस तरह लिखते हैं, P1 और यहाँ पर P2। यहाँ पर अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर इस x2 से x2 माइनस हो यहाँ पर x1, क्योंकि एलान x एक्सिस पे i यूनिट वेक्टर होता है, प्लस फिर उसके बाद y2 माइनस हो y1 और साथ साथ j यूनिट वेक्टर, प्लस हो z2 माइनस हो z1 और साथ साथ k यूनिट वेक्टर। तो अब देखिए ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर, वेक्टोरियली हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हम इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करते हैं, इसको मॉडुलस में एनक्लोज करते हैं, और यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके अलावा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जिस तरह डिस्टेंस फार्मूला है, तो इस तरीके से हम इसका मैग्नीट्यूड हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने x2 माइनस x1 कर दिया, आप x1 माइनस x2 कर सकते हैं, y1 माइनस y2 भी कर सकते हैं, z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप पहले ये लगाते या ये लगाते। लेकिन x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, अगर आपने ये पहले लगाया तो फिर y1 भी पहले आपने लगाना है, z1 भी आपने क्या करना है, वो भी आपने पहले लगाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो हमारे पास, अब देखिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, इसके बाद 9 नंबर पे हमारे पास कौन सा वेक्टर है, वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है, तो इसको जाहिर बात है मिटाना पड़ेगा। लास्ट जो हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब रिजल्टेंट वेक्टर हम किस तरह, लास्ट 9 नंबर पे हमारे पास कौन सा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास एक सिंगल वेक्टर होता है, एक सिंगल वेक्टर होता है, which have the same effect is the combined effect of all the vectors together। जितने भी वेक्टर हम ऐड करते हैं,
अब देखिए आपके पास 2 वेक्टर या 3 वेक्टर या 4 वेक्टर, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर को हम आर वेक्टर से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, आपके पास क्या है, लेट सपोज यहाँ पर ए वेक्टर, लेट सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर है, एक दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है, ठीक है, तो बी वेक्टर आपके पास कितना है, लेट सपोज आपके पास 3 मीटर है। लेकिन जब हम दोनों को ऐड करते हैं, यहाँ पर देखिए ये ए वेक्टर और साथ साथ हम क्या करते हैं, बी वेक्टर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बी वेक्टर हमारे पास क्या 3 मीटर और ये हमारे पास कितना है 2 मीटर। तो रिजल्टेंट वेक्टर अब देखिए हम इस तरह लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस हमारे पास क्या होगा बी वेक्टर, ठीक है। अब इसका मतलब कि रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास एक सिंगल वेक्टर होगा। अब देखिए यहाँ पर अब जब दोनों को आप ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ से लेकर आपके पास क्या होगा, यहाँ तक होगा, ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये एक सिंगल वेक्टर, देखिए हमारे पास एक सिंगल वेक्टर होता है which to the same effect is the combined effect of all the vector to be added। जितनी भी वेक्टर है जो आप ऐड करते हैं, इनका कंबाइन जो इफेक्ट है वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो सिंगल वेक्टर है उसका मीन्स के विच को सेम इफेक्ट, मीन्स के दोनों का जो इफेक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। वैसे भी हम रिजल्टेंट वेक्टर को हम जब एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे तो एडिशन ऑफ वेक्टर में हम इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे। बाकी जितनी भी टास्क हमने पढ़े जिसमें हमारे पास नल वेक्टर है, लाइक वेक्टर है, इसके अलावा एंटी पैरेलल अनलाइक वेक्टर है, इसके अलावा और भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। तो आई होप इन सब के बारे में इंशाल्लाह आपको क्लियर भी होगा ये सब। और इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट्स करें, शेयर भी करें। थैंक यू। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।